हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज तंवर आपका स्वागत करता हूं बिटकॉइन और बिटकॉइन माइनिंग की दुनिया में। अगले आधे घंटे में हम ये जानेंगे कि हम बिटकॉइन से कैसे कमा सकते हैं, हमें बिटकॉइन की क्या ज़रूरत है, क्यों सारी दुनिया आज की डेट में बिटकॉइन के पीछे भाग रही है, पागल हो रही है। एक ऐसी करेंसी के बारे में बात करेंगे जो 2009 में जिस करेंसी का इजाद हुआ और वो मात्र 6 रुपए की होती थी, ऐसा क्या है कि आज वो 70,000 के रेट को छू रही है। वो जानने की कोशिश करेंगे हम अगले आधे घंटे में। लेट्स स्टार्ट द वर्क। बिटकॉइन को अगर समझना है तो हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन समझने के लिए हमें पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। तो इसको हम 4 भाग में या 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला जो रहेगा उसके अंदर करेंसी क्या है और हमें बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस डिजिटल दुनिया को, क्या आज की डेट में सारी चीज़ें क्यों और कैसे हमारे आंखों के सामने डिजिटल हो गई हैं। एक नंबर, एक मोबाइल और एक इंटरनेट बन के रह गई हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है और हम इससे कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं और हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि एक बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। बिटकॉइन को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारी सभ्यता और कह सकते हैं कि हम लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया था। आदिवासी सिस्टम से जब हम सिविलाइजेशन में आए थे, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो, तो उस टाइम पे अगर आप से सोचेंगे तो ट्रेड कैसे होता था। अल्टीमेटली आप समझिए, बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है और करेंसी का काम क्या होता है, खरीदने और बेचने का। अगर मुझे आपको कुछ खरीदना नहीं होगा, आपको मुझसे और मुझे आपसे, तो क्या वी रियली डू नीड अ करेंसी? नॉट एट ऑल। करेंसी का काम होता है खरीदने बेचने का, और खरीदने बेचना अब से नहीं चल रहा साहब, हजारों साल से पहले से चल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, जब हम लोगों ने इकट्ठा साथ रहना शुरू किया था, जब हमारी सिविलाइजेशन डेवलप होनी शुरू हुई थी, तो कैसे होता था ट्रेड, कैसे होता था लेन देन। सबसे पहली जो चीज थी जिससे हम ट्रेड करते थे, या कह सकते हैं सबसे पहला सिस्टम था जिससे हम ट्रेड करते थे, वो था बार्टर सिस्टम। यानी कि आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया। लेन देन का यही तरीका था। आप गेहूं उगा रहे हैं, मैं चावल उगा रहा हूं। आपसे मैंने गेहूं ले लिए, मैंने आपको चावल दे दिया। आपके पास गाय है, मैंने आपसे दूध ले लिया। मेरे पास मुर्गियां हैं, मैंने आपको अंडे दे दिए। तो हम दोनों की नीड फुलफिल हो गई। हजारों साल तक ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। बट कुछ सिस्टम होता है तो उसको एक टाइम के बाद में आपको अपग्रेड करने की, या ह्यूमन मैनकाइंड को लगा कि हाँ, अब हमें इससे आगे जाना चाहिए, क्योंकि बार्टर में कुछ कमियां थी। वो बार्टर में कमियां क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। बार्टर में सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये था कि हम लेन देन तो कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बट क्या हम उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं? नहीं। मैंने कितना गेहूं दिया, मैंने कितना आपसे चावल लिया, कोई वैल्यूएशन का सिस्टम नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली करेंसी का इजाद हुआ, जिसको कहते हैं गोल्ड, यानी कि सोना। सोना किसको नहीं पसंद, गोल्ड किसको नहीं पसंद। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सोने की वही वैल्यू मिलेगी जो इंडिया में मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी अमेरिका में चले जाइए, वही वैल्यू मिलेगी साउथ अफ्रीका में चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 2-4-5% का फर्क रहेगा। बिकॉज दुनिया में सबसे प्यारा है सबको सोना। वो वाला सोना नहीं, सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। लेकिन जैसे बार्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐसे ही काफ़ी
टाइम तक, हजारों साल तक गिन्नियां अशर्फियों में हम लेन देन करते रहे। बट जैसे वाटर में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे ही गोल्ड में भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? अगर मान लीजिए मुझे 10 किलो गेहूं की जरूरत है, इफ आई नीड 10 kg ऑफ वीट, बट लेकिन अगर मैं जाता हूं दुकानदार के पास में, मैं वो गिन्नी देता हूं और वो मुझे 100 किलो गेहूं देता है जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं, तो क्या करोगे? वो गिन्नियों को काटते, पीटते, क्या करते उसका? एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए, हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, कई मूवीज में देखा होगा कि अगर मेरे पास में गिन्नियां हैं, अशर्फियां हैं, मेरे पास कोई पोटली है खजाने की, और मैं किसी के पास जाता हूँ, और या मैं कहीं ट्रेड करने, व्यापार करने जाता हूँ, तो बीच में क्या टेंशन लगी रहती है कि यार कोई मुझे लूट ना ले। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ने दिमाग लगाया। एक चाइनीज राजा ने अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि अपनी प्रजा को अपनी प्रजा को कि साहब, जितना भी आपके पास सोना है, अपनी प्रजा को उसने कहा कि जितना भी आपके पास सोना है मेरे पास ले आइए, मैं उसके बदले आपको कुछ पर्चियां लिख के दूंगा, पर जो भी उस राज्य की करेंसी होती होगी, मैं वो पर्चियां लिख के दूंगा और उसी से आप मेरे पूरे राज्य में ट्रेड कीजिए। तो वो सिस्टम चल पड़ा। वही सिस्टम हम आज भी लागू करते हैं। उस राजा को देखम देख दूसरे राजाओं ने भी यही शुरू कर दिया, सोना रखवाना शुरू कर दिया और वो पर्चियां बना के पूरे अपने राज्य में यूज करना शुरू कर दिया। आज वो जो राजा हैं वो हमारी गवर्नमेंट और सरकारें बन गई हैं, लेकिन सिस्टम वही है। आज भी अगर जाएंगे, अगर आप 100 का नोट लेंगे, 1000 का नोट लेंगे, 1000 का नोट तो अब बंद हो गया है, 500 का नोट लेंगे या 2000 का नोट लेंगे, तो अगर आप देखेंगे वो भी एक प्रोमिसरी नोट है उस चाइनीज राजा की तरह, कि मैं धारक को 500 या 2000 रुपए देने का वचन देता हूं। और वो वादा किसने किया है? वो वादा हमारी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे से किया है। सो वही हजारों साल पहले जो चाइनीज राजा ने किया था, आज भी वही चल रहा है। हमारा जो भी करेंसी और जो नोट का इजाद कह सकते हैं जो चाइनीज राजा ने किया था, आज भी वही सिस्टम चल रहा है। और हमारी भी जो करेंसी होती है वो ऐसे नहीं छपती। आपके पास कितना फॉरेक्स का रिजर्व है और कितना गोल्ड का रिजर्व है, उसके अगेंस्ट ही आप अपनी करेंसी छाप सकते हो। जैसे बार्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि गोल्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे ही हमारे नोट्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। नोट में भी सेम कह सकते हैं गोल्ड जैसी प्रॉब्लम है, कैरी करने में इतना आसान नहीं होता और नॉट इजी टू हैंडल। अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए होता है तो मुझे घबराहट होने लगती है कि मैं कहीं से जल्दी घर जाऊं या बैंक में जाके इसको जमा करूं, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100-125 साल पहले हमारे पास आई बैंकिंग। बैंकिंग ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे मान लीजिए 10 लाख रुपए की कुछ सामान लाना है बिहार से, पंजाब से या कहीं से भी, तो मुझे 10 लाख रुपए कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपने बैंक में जमा करूंगा और बिहार जाऊंगा, बिहार से अपने 10 लाख रुपए निकालूंगा और जो सामान खरीद के लाना है मैं वो ले आऊंगा। मेरे लिए कितना आसान कर दिया इस बैंकिंग सिस्टम ने। बैंकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम निकली, तभी उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। बैंकिंग में भी क्या प्रॉब्लम थी? बैंक जो खुलते हैं हमारे यहाँ पर 10 बजे से लेके 3:30 मैक्सिमम 5 बजे तक खुलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत 3:30 या 5 बजे के बाद होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे अगले दिन का वेट करना पड़ेगा? नहीं। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सो इससे मुझे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई? जहां मुझे अगले दिन का वेट करना पड़ता, अब वहां मुझे अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ता। अब मैं कभी भी जितनी भी मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना एटीएम से निकाल सकता हूं। लेकिन अगेन दोबारे प्रॉब्लम है, दोबारे प्रॉब्लम आई तभी उसका सॉल्यूशन निकालता है। प्रॉब्लम क्या आई साहब? सिंपल सी प्रॉब्लम है भाई। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या होती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने तो जो आज तक देखा है कि मैक्सिमम 1-2 लाख रुपए तक की लिमिट होती है ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कैश निकालने की। फिर अगर मुझे उससे ऊपर का पैसा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों? फिर मुझे लगना पड़ेगा बैंक की लाइन में। तो प्रॉब्लम आई ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
10-15 साल पहले आई नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, काफ़ी आसान कर दिया। नेट बैंकिंग ने क्या किया, अब ना मुझे बैंक की लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना मुझे एटीएम और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए एटीएम जाने की ज़रूरत है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा छोटा सा काम करना पड़ेगा कि एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए, और मैं पूरी दुनिया में 10 रुपये से लेके 10 करोड़ जितने भी मेरे पास पैसे हैं या मुझे भेजना है, मैं उतना इमीडिएटली भेज सकता हूँ। सो दिस इज द चार्म। तो सिचुएशन कहाँ हम बार्टर से चले थे, कहाँ हम लेने देने से चले थे, और कहाँ हम पहुंच गए साहब डिजिटल दुनिया में। एक सर्वे बताता है कि 97% पैसा हमारी दुनिया का डिजिटल हो चुका है। एक नंबर बन के रह गया है, सिर्फ एक नंबर 3% पैसा ही है जो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखता है, बाकी सब एक डिजिटल नंबर है। मेरे पास 10 लाख रुपए का चेक आता है, मैं उसको बैंक में डालता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ जब मेरे पास मैसेज आता है कि 10 लाख रुपीज क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट एक्चुअल में वो आया है कि नहीं आया, वो तो मुझे बैंक जाके पता चलता है। और बैंक जाता हूँ तो बैंक मैनेजर मुझसे क्या कहता है साहब, कि भाई साहब आप मुझे 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बताते, बैंक में इतना कैश अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए मेरा पैसा उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए था बिकॉज मेरे अकाउंट में है, बट दैट मोमेंट जब मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे लिए वो पैसा बैंक में नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम हम कई बार फेस करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, समस्या ही इजाद की और इन्वेंशन की जननी होती है। तो जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम्स आई, जैसे जैसे ह्यूमन मैनकाइंड ने प्रॉब्लम को फेस किया, वैसे वैसे उन्होंने अपना सिस्टम अपग्रेड करना शुरू कर दिया। बार्टर से लेके फिर गोल्ड पे आए, गोल्ड से हम नोट्स पे आए, नोट से हम बैंकिंग पे आए, बैंकिंग से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे आए, और डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग पे आए। इंटरनेट बैंकिंग में मैंने आपसे जैसे बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तभी हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए। इंटरनेट बैंकिंग से हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप सच्ची सच्ची जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं आपसे बोलता हूं कि साहब 150 रुपये की फ्लिपकार्ट या पेटीएम से या किसी भी कंपनी से मुझे 150 रुपये की, मात्र 150 रुपये की एक चप्पल खरीद दीजिए और नेट बैंकिंग आपको यूज करनी पड़ेगी, तो आप करेंगे? मुझे नहीं लगता। 99% लोग डरेंगे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं कि ये हैक हो गया, मेरा इंटरनेट बैंकिंग हैक हो गया, मेरा डेबिट कार्ड हैक हो गया। लेटेस्ट कुछ न्यूज़ आई थी कि 6 लाख एक बहुत बड़े इंडियन बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स या डेबिट कार्ड हैक्स हो गए। जैसे हम बार्टर पे नहीं रुके, जैसे हम गोल्ड पे नहीं रुके, जैसे हम नोट पे नहीं रुके, जैसे हम बैंकिंग पे नहीं रुके, तो साहब इंटरनेट बैंकिंग पे कैसे रुकते? तो इंटरनेट बैंकिंग के आगे एक नई चीज़ आई जिसको हम आज की डेट में डिजिटल वॉलेट के नाम से जानते हैं। हमारे देश में बहुत कॉमन एक डिजिटल वॉलेट है जिसका नाम है पेटीएम, मोबीक्विक, पे यू मनी। ये सब क्या है? एक डिजिटल वॉलेट है। तो मुझे अपना बैंक का पासवर्ड एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे जितने की जरूरत होती है, 5,000, 10,000, 20,000, कोई मोबाइल का बिल हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, मुझे कुछ भी यूज करना हो, मैं यही यूज करता हूं, क्योंकि मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज करना नहीं चाहता। डर लगता है साहब, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में काफी सारे पैसे होंगे तो हैक करने का डर लगता है साहब। तो सिंपल सी बात है, पेटीएम करो ना, मोबीक्विक करो ना। तो जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, वैसे वैसे हमने नई चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। अगर मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने शेयर करूं, मान लीजिए 20 साल पहले की बात करूं, तो एटीएम कहाँ पे होता था, उसकी एक्सेप्टेंस कहाँ थी? बहुत कम लोग एटीएम को या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करते थे, ना के बराबरी थे। क्योंकि ज्यादातर जो एटीएम यूज होते थे वो मेजर सिटीज, दिल्ली, मुंबई, ऐसी ऐसी जगहों पे, ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थे। बट आज की डेट में अगर आपके पास में कैश नहीं है साहब, और आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड है, आप कहीं घूमने के लिए सोचोगे नहीं, आप निकल जाओगे। क्या कहोगे दोस्तों से? यार रास्ते में से कहीं से कैश निकाल लेंगे, या जिस होटल में रुकेंगे वहां पे एटीएम से पेमेंट कर देंगे। कहां से हम 20 साल पहले जो चीज हम सोच नहीं सकते थे, आज वो हमारे लिए एक कन्वीनियंस बन गई है। ऐसे ही अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं, पेटीएम 4-5 साल पहले आया था हमारे देश के अंदर।
पेटीएम, अगर मैं आपको बोलता ना कैश है ना आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड है और पूरा इंडिया घूमाओ, आप एक बार के लिए सोचते कैसे जाऊंगा। बट आज की डेट में मैं बोलता हूँ ना आपके पास कैश है ना क्रेडिट कार्ड है और आपके पास एक मोबाइल है जिसके अंदर पेटीएम का ऐप डला हुआ है और पूरा इंडिया घुमाओ, आप सोचोगे? नहीं सोचोगे, क्योंकि हर जगह पेटीएम यूज होने लगा है, यानी कि एक डिजिटल वॉलेट यूज होने लगा है। और आज मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आपके पास पेटीएम है, पूरा इंडिया घुमाइए, घुमाइएगा, बट फिर से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर आपके पास सिर्फ पेटीएम है और पूरा वर्ल्ड घुमाइए, घूम के आ सकेंगे? मुश्किल रहेगा, नामुमकिन ही रहेगा। बिकॉज पेटीएम जो चलता है वो सिर्फ हमारे इंडिया में चलता है, उसके बाहर जाना पड़ेगा तो हमें डॉलर या पाउंड ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में आई बिटकॉइन। आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, जिसको 160 देश एक्सेप्ट करते हैं और 48 देशों में ये लीगल है। सो अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ऐसा क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन ऐसा क्या है बिटकॉइन के अंदर जो सारी दुनिया उसको पाना चाहती? सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी और दुनिया की सबसे पावरफुल डिजिटल करेंसी। अगर इंटरनेट एक देश होता तो बिटकॉइन उसकी राष्ट्रीय करेंसी होती। ये मैं भी बोलता हूँ और काफ़ी और लोग भी ये बोलते हैं और समझते हैं। तो जानते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन 168 देशों में एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब ट्रेड किया जाता है, उससे खरीद बेच होती है और 48 देशों के अंदर इस पे बाकायदा टैक्स लगता है, ये लीगल है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो 2009 में एक प्रोग्रामर और यू कैन से एक आदमी ने उसकी इजाद करी जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सुनने में जैपनीज लगता है, जैपनीज है, चाइनीज है, कोई इंडियन है, अमेरिकन है, क्या है ये किसी को नहीं पता। बहुत लोग बीच बीच में अपने आप को सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, बट वो सब फेल हुए। तो इट मीन्स एक ऐसा इंसान, उसने क्या किया, एक ऐसी करेंसी बना दी जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड का भला हो गया और आज की डेट में एक वो एवोल्यूशन है, बट उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता क्या है। तो 2009 में सतोशी जी ने ऐसा क्या किया? 2009 में सतोशी जी ने बिटकॉइन नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके अंदर 2-3 फीचर्स डाले। पहला फीचर जो उन्होंने डाला कि ये लिमिटेड होंगे। लिमिटेड होंगे तो इट मीन्स बहुत प्रेशियस होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ लिमिटेड होती है जैसे लाइक गोल्ड, वाटर, सारी चीज़ें बहुत प्रेशियस मानी जाती हैं। तो उन्होंने उसमें सिर्फ ये जो बिटकॉइन बनेंगे ये सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे, ना इससे ज़्यादा बनेंगे ना इससे कम बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये डाली कि इसके अंदर पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन बनेंगे। दूसरी जो फीचर डाली उन्होंने कि ये टाइम बाउंड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिटकॉइन एक साथ बना दिए, ये 10 मिनट के अंदर 50 ही बनते हैं। 2009 से 10 मिनट में 50 ही बनते हैं। और जो तीसरी चीज उन्होंने डाली वो डाली हाफिंग इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 50 ही बनते रहेंगे, 10 मिनट में 50 बनेंगे और हर 4 साल के अंदर ये आधे हो जाएंगे, मींस इनकी प्रोडक्शन आधी हो जाएगी। 3 फीचर की दोबारा मैं समझाता हूं आपको। पहली से सिर्फ 21 मिलियन बनेंगे, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे। दूसरा, ये 10 मिनट में 50 बनेंगे। तीसरी, ये हर 4 साल में आधे हो जाएंगे। अभी तक 1 करोड़ 60 लाख बिटकॉइन बन चुके हैं। अगले 50 लाख बिटकॉइन बनने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? 1 करोड़ 60 लाख अगर बन चुके हैं ऑलमोस्ट 7-8 साल के अंदर, तो 50 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा? 2 या 3 साल, मैक्सिमम 4 साल। तो साहब तीसरे पॉइंट पे दोबारा से ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने बोला था हाफिंग इफेक्ट। हर 4 साल में ये आधे हो जाएंगे। तो यानी कि आखिरी जो बिटकॉइन बनेगा उस बिटकॉइन को बनने में 124 साल लगेंगे। आप नहीं समझे 124 साल कैसे लगेंगे? आप तीसरे पॉइंट पे दोबारा से ध्यान दीजिएगा। 2009 से 2012 तक ये कितने बनते थे? 10 मिनट पे 50। 2012 से लेके 2016 जून तक ये 10 मिनट में बनते थे 25। 2000 जून 16 से लेके
2020 तक ये हर 10 मिनट में कितने बनेंगे? 12.5। यानी कि आज की डेट में इसकी प्रोडक्शन 12.5 है। 20 से लेके 24 तक ये बनेंगे 6.25। ऐसे ऐसे करते हुए 124 साल लग जाएंगे। शायद आई विश कि आप सबकी इतनी लंबी उम्र हो, बट 124 साल बहुत होते हैं। शायद हम में से कोई आखिरी बिटकॉइन बनते हुए देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। 3 फीचर्स मैंने आपको बताए। पहली चीज जो इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात है वो है ये 21 मिलियन बनेंगे, 2.1 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे। दूसरी चीज ये टाइम बाउंड रहेंगे, 10 मिनट में 50 ही बनेंगे। तीसरी चीज ये हर 4 साल में इनकी प्रोडक्शन आधी हो जाएगी। ये बिटकॉइन की प्रोग्राम में पहले से सेट किया हुआ है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है। ऐसा क्या है, आज तक कभी आपको पेटीएम किसी ने बताया? रुपया किसी ने आके बताया? आपको कभी किसी ने डॉलर पाउंड बताया? तो ऐसा क्या है कि हम पूरी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर? ऐसा क्या है साहब कि बिटकॉइन बताने की जरूरत पड़ रही है? सोचिए, बिटकॉइन और ऐसा वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 200 के आसपास फिएट करेंसी हैं, डॉलर पाउंड रुपया करके, राइट? और ऑलमोस्ट 1000-2000 डिजिटल करेंसी होंगी। ऐसा क्या है कि बिटकॉइन आपको समझाना पड़ रहा है? ये दुनिया की सबसे पहली डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब इट इज कंट्रोल बाय अस। इसका कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। आपके पास है, आपका है, मेरे पास है, मेरा है, किसी और के पास है, किसी और का है। बाकी जो भी सारी करेंसीज हैं वो कोई ना कोई ऑपरेट करता है या कोई ना कोई गवर्न करता है। हमारा रुपया कौन गवर्न करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डॉलर कौन गवर्न करता है? फेडरल जो अमेरिका का है। पाउंड वहां के यूके का जो आपका अथॉरिटी होगी वो गवर्न करती है। लेकिन बिटकॉइन को हम सब गवर्न करते हैं। अब ये कहोगे कि यार जिसका कोई मालिक ही नहीं है और वो बिटकॉइन इतना फेमस कैसे हो गया? सर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं और आप एग्री करेंगे। आप मुझे बताइए, गोल्ड का कौन मालिक है? गोल्ड का कौन मालिक है? गोल्ड के मालिक आप हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप मालिक हैं उसके। मेरे पास गोल्ड है तो मेरे पास है। दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइज करेंसी, जस्ट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इट इज ओन्ड बाय पर्सन्स। इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्या है? हाँ, जैसे कि गोल्ड पे आप लॉ नहीं बना सकते, कुछ टैक्सेशन या रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि ऐसे आपका ट्रेड करेंगे, ऐसे खरीदेंगे बेचेंगे, बट इस पे आप कोई कानून पास नहीं कर सकते। बिकॉज ये हम सब दुनिया में, जैसे कि गोल्ड को हमने एक प्रेशियस चीज मान ली थी, ऐसे ही हमने बिटकॉइन को भी एक ऐसी प्रेशियस चीज मान ली है और हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। बिटकॉइन आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा उसके अंदर 4 फीचर हैं। डिसेंट्रलाइज करेंसी है, ऑपरेटेड बाय अस ओनली। दूसरी जो उसकी एडवांटेज है वो है कि वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे। तीसरी एडवांटेज है उसकी कि वो हर 10 मिनट 50 बनेंगे। और चौथी जो एडवांटेज है वो हाफिंग इफेक्ट है, यानी कि हर 4 साल में ये आधे हो जाएंगे। यानी कि मुझे पता है सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड रोज बढ़ रही है तो प्राइस अप जाएगा। आप गूगल पे सर्च मारिएगा, एक फेमस स्टोरी मिलेगी आपको कि एक बिटकॉइन जो 6 रुपए का था, एक कोच करके एक पर्सन है जिसने की $27 के, उस टाइम पे $1350 के आसपास की उसकी कॉस्ट रही होगी, $27 के बिटकॉइन खरीदे थे 2009 में। आज उनकी वैल्यू 8,86,000 रुपए डॉलर है। तो यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.5-7 करोड़। यार एक रात को अगर फ्रेंड के साथ डिनर नहीं करेंगे ना तो 1350 रुपए नहीं खर्च होंगे। काश 2009 में जाके हमने वो एक रात डिनर नहीं किया होता और हमने इस पे पैसे लगा दिए होते तो शायद हम भी आज करोड़पति होते। बट अभी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आएंगी। तो आप, बट वो आप पे है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते, आप उसको समझते हैं या नहीं समझते। तो अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन बनता कैसे है। अभी भी आपके पास मौका है। नाउ वी स्टार्ट विद बिटकॉइन माइनिंग। व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग? माइनिंग से हमें याद आता है कि सोने की खदान में जाएंगे, सोने की खदान में जाएंगे और खोदना शुरू कर देंगे, यही आता सर? खुरपी पाने सब कुछ लेके जाएंगे? नहीं सर। जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं साहब, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसकी माइनिंग भी डिजिटली होती है।
अब डिजिटली माइनिंग कैसे होती है इसको आप समझने की ज़रूरत है। सतोशी नाकामोटो जी हमारे सॉफ्टवेयर बना गए थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बिटकॉइन माइनिंग होती है। अब वो होती कैसे, अब आप समझिए। कोई भी ट्रांजैक्शन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, कैश में जो भी आपकी करेंसी होगी आपने वो दिया और आपने उसके बदले में प्रोडक्ट को लेके एंजॉय कर लिया। दूसरा है बैंक। बैंक के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू मशीन से स्वैप कराएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे और एक पर्ची निकल के आएगी और वो आपको आपने जो सामान खरीदा वो दे देंगे। लेकिन बैंक फ्री में कोई काम नहीं करते। बैंक उसके ऊपर लेंगे 1.5 से 2% की ट्रांजैक्शन फीस और वो आपको देनी पड़ेगी। कैश में वेरीफाई आपने किया, आपने रोशनी में देखा हाँ जेन्युइन नोट है और आपने ले लिया। दूसरी जगह वेरीफाई किया बैंक ने, जिसके लिए उसने चार्ज किया, फ्री में नहीं किया। और तीसरा तरीका है कि आप बिटकॉइन के थ्रू कर लीजिए। आपने कुछ भी लेना है आप उसको बिटकॉइन ट्रांसफर कीजिए। बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए आपका मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। और ना आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा खरीदने के लिए, ना बेचने वाले को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो मजा आएगा ना सर। ना आपने कुछ दिया ना उसने कुछ दिया और आपने जो वैल्यू थी उसको एक्सचेंज कर लिया और चीज़ों को एंजॉय कर लिया। तो इस सिस्टम को समझने के लिए आपने नोटिस नहीं किया कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो कहीं ना कहीं वेरीफाई होने के लिए जाएगी। वो वेरीफाई होने कहाँ जाएगी, वो उन सर्वर्स में जाएगी जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए लगाए हुए हैं। उन सर्वर में जाने के बाद में वो सर्वर्स वो चेक करेंगे कि ये 2 करोड़ 10 लाख में से ही एक बिटकॉइन है या फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन है या आपने कुछ उसके अंदर कोई वायरस या कुछ लगा दिया। जब वो चेक कर लेगा उसके बाद वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये जेन्युइन बिटकॉइन है और जो आपने वॉलेट से अपने ट्रांसफर किया है, डिजिटल वॉलेट से बिटकॉइन, वो जिसको आपने ट्रांसफर किया उसके पास कंफर्म होके चला जाएगा और वो आपको जो जिसके पास वो ट्रांसफर होके जाएगा वो आपको जो भी आप गुड्स और सर्विसेज आप खरीदना चाहते थे वो आपको दे देगा। इस चीज के अंदर आपने जो आपको चाहिए था वो मिल गया, उसको जो चाहिए था उसको बिटकॉइन मिल गया यानी कि करेंसी मिल गई, आपको आपकी चीज मिल गई। तो जिसने सर्वर लगाया हुआ है, जो बिटकॉइन माइनिंग के ये इतने बड़े बड़े फार्म्स बनाए हुए हैं, तो उनको क्या एडवांटेज है सर। पहली चीज आप नोटिस कीजिएगा कि बैंक जैसे 1.5-2% चार्ज करता है, राइट। बैंक जैसे 1.5-2% चार्ज करता है, उसमें वेरीफाई बैंक करता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की रहती है। दूसरी जगह कैश आप अगर देते हैं तो कैश में आपने खुद ही वेरीफाई कर लिया कोई भी नोट रोशनी में देख के। लेकिन तीसरी चीज में जो सर्वर वेरीफाई करते हैं उसके बदले जो भी ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में कहीं पे भी होती है, कोई कुछ सामान खरीद रहा होगा, कोई किसी को ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई कुछ पिज्जा खा रहा होगा, कोई शॉपिंग कर रहा होगा, कोई क्लोथ खरीद रहा होगा, जो भी दुनिया में ट्रांजैक्शन होती है वो उन सर्वर में वेरीफाई होने के लिए जाती है। और वो सर्वर जब वेरीफाई करते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड वो उस सर्वर को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। और ये होती कैसे है मैं दोबारा समझा दूं। जो भी ट्रांजैक्शन दुनिया में हो रही होती है वो किसी ना किसी सर्वर में वेरीफाई होने के लिए जाती है। वो सर्वर वो चेक करता है कि हाँ ये बिटकॉइन जेन्युइन है और जैसे ही वो कंफर्म करता है वो आपको चीज बिटकॉइन दूसरे वॉलेट में चला जाता है और जो सर्वर होता है उसको हर 10 मिनट के अंदर एज अ रिवॉर्ड कुछ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन वो सर्वर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। उसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। आई होप जितनी भी मैंने बातें इस प्रेजेंटेशन या इस चीज के अंदर बताई होंगी आपको काफी हद तक बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा और बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है ये समझ में आ गया होगा। बाकी और जानकारी के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, इसको समझते रहिए। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन माइनिंग के बारे में और समझ सकते हैं। बाकी बिटकॉइन से आप कैसे कमा सकते हैं इसको आप देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन ट्रेडिंग। सो फॉर नाउ धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।